नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के आज के भाग में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृत संख्याओं का योग करना। आपको पता है कि सीधा सीधा आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में, क्या होती है प्राकृत संख्याएँ, क्या होती है पूर्ण संख्याएँ, सबके बारे में जान चुके हो कि जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्याएँ होती है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लीजिए, सबसे पहले अगर एक सवाल इस तरह से लिखा हुआ है कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके 100 तक जा रहा है, ये लीजिए, आपको ये फाइंड करना है। इस सवाल को लिखने का एक तरीका और हो सकता है, सुन लीजिएगा, चाहे तो कॉपी पे लिख लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, क्योंकि प्रथम 100 बोलते हैं ना, तो 1 से तो शुरू होगी और 100 तक जाएगी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो इस सवाल को ऐसे भी बोला जा सकता था कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, बिल्कुल सर। अब जब भी ऐसा सवाल हो तो इसका उत्तर इस तरीके से होगा कुछ, n मतलब संख्याएं कितनी है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, n प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ये लीजिए, एक बार लगा के देखिए, फिर एक तरीका और बता दूंगा। n मतलब संख्याएं कितनी है, 100। प्रथम संख्या क्या है, 1। अंतिम संख्या क्या है, 100। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 101 बटा 2। कितनी बार कट गया, 50। 50 को 101 से गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने 0 लगा दिया, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, तो 5050 आपके सवाल का उत्तर आ चुका है। एक तरीका यह है, एक तरीका यह भी है n+1/2, n+1/2। n मतलब वही, ठीक है, संख्याएं कितनी है, 100। लेकिन ये सिर्फ तब काम आता है, बात को ध्यान से सुनना। ये वाला सूत्र प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। क्या कहा मैंने, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। लेकिन ये तब काम आता है डायरेक्टली जब संख्याएं 1 से प्रारंभ हो। क्या कहा मैंने, जब संख्याएं 1 से प्रारंभ हो, तो इसमें कोई बिना दिक्कत के आप यूथ में ले लेते हो। जब संख्याएं प्रारंभ से, मतलब 1 से, जब संख्याएं 1 से शुरू हो, लिख देता हूँ, जब संख्याएं 1 से शुरू हो तो आप डायरेक्टली इसको काम में ले लेते हैं। वही वाली बात हो गई, n कितनी है, संख्याएं कितनी है, 100, और यहाँ क्या लिख दोगे, 101 बटा 100, वही उत्तर आ जाएगा 5050। ठीक है, आपके सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ गई होगी, सबसे पहला और सबसे शुरुआती सवाल क्या हो सकता है। अब दूसरे सवाल की बात करी जाए कि इसके थोड़ा आगे जाए तो क्या सवाल हो सकता है। इसके थोड़ा आगे जाए तो सवाल ये हो सकता है कि जैसे आपको दे दिया 30 + 31 + 32, ऐसे करके आपको कह दिया 70 तक ऐड करो, 70 तक जोड़ो। इस बार देखो, आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला तो काम में नहीं ले सकते। इस बार आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने को n+1/2 तो काम में लेना नहीं है। अगर लोगे तो गणना बढ़ेगी। पहले 1 से लेके, पहले आप क्या करो, 1 से लेके 70 तक को जोड़ो, फिर आप क्या करो, 1 से लेके 29 तक को जोड़ो। भाई 30 से तो लेनी है, 1 से लेके 29 तक को जोड़ो, इसमें से इसकी जोड़ में से इसकी जोड़ घटाओ, तब उत्तर आएगी। इस तरीके से काम करोगे तो। नहीं तो हमने कहा है कि हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, और वो है n प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, n प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ये लीजिए। अब यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है, ध्यान से देखिए कि भाई प्रथम तो दिख रहा है, अंतिम दिख रहा है, n क्या लिखोगे, n की जगह 70 तो लिखने से रहे। भाई n की जगह आप यहाँ 70 लिख सकते हो क्या, नहीं सर, n की जगह 70 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि n तो ये बताता है संख्याएं कितनी हैं। n क्या बताता है, n बताता है संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याएं कितनी हैं कैसे पता करोगे, ध्यान से देखो। लास्ट संख्या कौन सी है, 70। 70 में से आप 30 मत घटाइए, 29 घटाइए। सर आपने कहा 29 क्यों घटाइए, 70 में से 30 क्यों नहीं घटाया। अरे भाई 30 को तो लेना है ना मुझे साथ में, 30 को तो मुझे साथ में लेना है। मुझे 30 से 70 तक की संख्याएं लेनी है, मुझे 30 से 70 तक की संख्याएं लेनी है। तो इसका मतलब 1 से लेके 70 तक की संख्याओं में से मुझे 1 से लेके 29 तक की संख्याएं नहीं लेनी है। बात समझे, मैंने क्या कहा, 1 से 70 तक की संख्याओं में से मुझे 1 से लेके 29 तक की संख्याएं नहीं लेनी है। 30 से तो मुझे लेना है ना, इसलिए मैंने क्या किया, 30 को नहीं घटाया और 29 को घटाया। बस इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। कई लोग इसे डायरेक्ट भी याद करते हैं, कैसे, कई लोग ऐसे याद करते हैं, 70 - 30 + 1,
ऐसे करके भी आप संख्याएं निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट वही है, इसमें से आप घटाओगे 40, 40 और एक कितना हो गया 41। ये लीजिए संख्याएं प्राप्त हो गई। आप चाहें तो इसे याद कर सकते हो 70 - 30 + 1 करके, और आप चाहें तो कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं में से 1 से लेकर 29 तक की संख्याएं नहीं लेनी है, तो 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं को हटा दिया, मतलब 70 में से अगर हमने 29 संख्याएं घटा दी तो पीछे कितनी बच गई 41। तो अभी सवाल का उत्तर कैसे आ जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 41, प्रथम संख्या क्या है 30 और सेकंड क्या है 70, 30 और 70 कितनी हो गई 100/2। तो ये 100/2 50 हो गया, तो 41 × 50, ये हमारे सवाल का जो जवाब आ गया है 0, 5, 4 × 5 20, ये आपके सवाल का जवाब है। तो आप समझ गए होंगे कि दूसरा सवाल कैसा हो सकता है आपके सामने। पहला सवाल जब संख्याएं 1 से प्रारंभ हो, दूसरा सवाल जब संख्याएं 1 से प्रारंभ नहीं हो। ठीक है, अब ये वाला आपके सीधा सीधा काम आ रहा है बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पर एक और सवाल भी मैं आपके सामने बनाता हूँ कि मैं आपको ऐसा कह दूँ, कि मैं आपको संख्याएं दे रहा हूँ, चार, 3 7, 3 10, 3 13, ठीक है, और ऐसे करके मैंने कहा 25 पद है, प्रथम 25 पद है और आपको इनका योग बताना है। बात समझ गए? ऐसे 25 पद है, मतलब ऐसी 25 संख्याएं लिखी है और आपको इनका योग बताना है। ठीक है ना? तो आप कहोगे सर ठीक है, अपने को पता है n, ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्लस अंतिम, ठीक है, बट्टा 2, यही सीखा हम, n प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2। इस बार मैंने थोड़ा गणित की भाषा में लिख दिया। ठीक है सर, आपने कहा सर n तो पता है अपने को 25 पद है, मतलब 25 संख्याएं, n की जगह तो 25 लिख देंगे। ठीक है, इसकी जगह 4 लिख दूंगा। ठीक है सर, ये बट्टा में 2 है, इस an की जगह अंतिम पद लिखना पड़ेगा। अंतिम संख्या कहाँ है यहाँ पर अंतिम संख्या तो है ही नहीं, और अंतिम संख्या लिखे बिना उत्तर आएगा नहीं, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में अंतिम संख्या निकालेंगे। बात समझ गए? अंतिम संख्या मतलब 25वां पद निकालेंगे। इस श्रेणी को हम 25 पदों तक लेके गए तो हम 25वां पद इसकी अंतिम संख्या होगी। वैसे तो किसी श्रेणी का अंत होता ही नहीं है, उसे आप अनंत तक ले जा सकते हो, लेकिन हम यहाँ 25 पद ले रहे हैं तो 25वां पद हमारे लिए अंतिम संख्या है, हमें 25वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो 25वां पद कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए ध्यान से। जब भी आपके पास समान अंतर वाली श्रेणी हो, ये जितने भी हमने सवाल किए सब समान अंतर वाली श्रेणी है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है। तो जब भी आपके पास समान अंतर वाली श्रेणी हो तो ये काम कीजिएगा, और तभी वो आपसे पूछेगा, नहीं तो आपसे पूछेगा भी नहीं। अगर आपको समान अंतर वाली श्रेणी दे रखी है तभी आपको ये कार्य करना है। ठीक है सर, समान अंतर वाली श्रेणी है ये बिल्कुल, क्योंकि 4 3 7 3 10 3 13 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। तो आपको an मतलब अगर कोई पद निकालना है तो वो आप निकालोगे a1 + n - 1 d। इसको ध्यान से समझिए, बहुत सरल चीज़ है ये। an मतलब हमारे को जो पद ज्ञात करना है, a1 मतलब पहला पद, a1 मतलब पहला पद, ठीक है, n मतलब जो पद, कौन सा पद, जो पद आपको ज्ञात करना है वो पद, कौन सा पद जो आपको पद ज्ञात करना है वो। d का मतलब होता है सार्वअंतर। d का मतलब क्या होता है, सार्वअंतर। सार्वअंतर किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, दो पदों के बीच का अंतर। दूसरे पद में से जब आप पहला पद घटाओगे तो सार्व अंतर निकलेगा। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर दूसरे पद में से आप पहला पद घटाओ तो कितना आ रहा है 3, यहाँ पे सार्व अंतर कितना है 3। अब देखो मैं ध्यान से क्या कर रहा हूँ, जो मैंने आपको चीज़ सिखाई है, an की जगह लिखता हूँ a25। a25 से मतलब है 25वां पद। a25 से क्या मतलब है, a25 से मतलब है 25वां पद। तो 25वां पद कैसे ज्ञात करूँगा, ध्यान से देखना। a1 पहला पद क्या है लिखूँगा, पहला पद है सर 4 प्लस n - 1। n - 1 मतलब 25वां पद, तो n 25 है, तो 25 - 1 कितना हो गया 24। बिल्कुल सर। सार्व अंतर कितना है 3, 3 से गुणा कर दिया। 24 दूना 48, 24 दिया 72, 72 में 4 जोड़ा तो आ गया 76। बात समझ में आ गई? 24 दूना 48, 24 दिया 72, 72 में 4 जोड़ा तो 76। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 76 जोड़ दूंगा। ये अंतिम पद 76 जो आपने ज्ञात किया। अंतिम संख्या ज्ञात नहीं थी, अंतिम संख्या ज्ञात करी आपने। कैसे ज्ञात करी मैंने आपको बता दिया। जब समान अंतर वाली श्रेणी होती है और अपने को अंतिम संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसका तरीका होता है an मतलब जो पद आपको ज्ञात करना है, a1 + n - 1। n मतलब वो कौन सा पद है जो आपको ज्ञात करना है, और d है सार्व अंतर, तो आपको अंतिम पद ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप कोई भी समान अंतर वाली श्रेणी हो उसका अंतिम पद ज्ञात करके उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, 80/2 40 हो गया, 25 × 40, 25 × 40, 25 चौके 100, 1000 आपके सवाल का उत्तर आ गया। अगले सवाल की बात करी जाए। जब इतनी बात कर लिए तो थोड़ी सी बात और कर ली जाए,
और वो ये है कि जैसे लिखा है 3, 6, 9, 12 ऐसे करके मैं कह दूँ 30 पद है, ऐसे 30 पद है और इनका आपको योग बताना है। यहाँ आपके लिए थोड़ा काम सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि यहाँ 3 का पार्ट चल रहा है भाई। पिछले में तो है ये भी सार्वअंतर वाली श्रेणी, मतलब सॉरी समान अंतर वाली श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी है, समान अंतर वाली श्रेणी है ये भी, क्योंकि हर 2 पद के बीच का अंतर 3 है। लेकिन ये जो समान अंतर वाली श्रेणी है ना, ये सरल श्रेणी है। सरल श्रेणी क्यों है? क्योंकि देखो पहला पद क्या है 3 एकम 3, दूसरा पद क्या है 3 दूनी 6, तीसरा पद क्या है 3 तिया 9, चौथा पद क्या है 3 चौक 12, तो 30वां पद क्या होगा 3 इंटू 30, 3 इंटू 30, तो 30वां पद क्या हो गया 30वां पद 90 हो गया। हमें कहा कि ये श्रेणी है और इसके 30 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। हम कह देंगे बिल्कुल सर n प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, जैसा कि अभी हमने सबसे पहले सीखा था। अब हमें पता है पद कितने हैं 30, मतलब पदों की संख्या 30 हो गई। A1 पहला पद क्या है 3 और 30वां पद क्या है 90, तो 3 और 90 कितना हो गया 93, ठीक है ना, बट्टा में कितना आ गया 2। बिल्कुल ये 15 बार कट जाएगा, 15 इंटू 93 करोगे आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45, हासिल का 4, 15 नम 135 और 4 139, ये आपके सवाल का जवाब है। तो ये कार्य आप ऐसे कर सकते हो। तो इस तरह के सवाल आप कर लोगे, है ना। आपका जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है उसमें संख्या पत्ती पर सवाल बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको काफ़ी सवाल करवाऊँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर वर्गों का योग ज्ञात करना हो n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के, क्या कहा मैंने, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। इस बात का मतलब ये है कि आपको ऐसा सवाल देंगे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करके कहेंगे, कहाँ तक भी दे सकते हैं। मान लो उन्होंने दे दिया 10 तक का वर्ग ज्ञात करो, आज ही दे दिया। ये क्या है, क्रमागत संख्याओं के, n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। पहली बात तो ये समान अंतर वाली श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसका मान 1 है, इसका मान 4 है, इसका मान 9 है। देखो 1 और 4 में 3 का अंतर है, फिर आगे 5 का अंतर है। बात समझ रहे हो आप? तो अंतर इस तरह से चल रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ये समान अंतर वाली श्रेणी तो नहीं है। हाँ, अगर इनका अंतर ही देखा जाए ना, उसमें कोई श्रेणी बन सकती है, वो अलग बात है। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है, ध्यान से देखिए। वर्गों के योग का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? वर्गों के योग का फॉर्मूला। और वर्गों के योग का फॉर्मूला ये है n+1 बटा 2 गुणा 2n+1/3। ये तो आपको पहले से याद था ही। 1 से प्रारंभ होकर जब प्राकृत संख्याओं का योग आप ज्ञात करते हो तो n+1/2 लिखते हो। वर्गों के योग के लिए आप 2n+1/3 एक्स्ट्रा लिख दोगे इसके साथ में। तो करके देखें, n क्या है 10 संख्या है, तो देखो यहाँ 10 लिख दिया। 10 × 1 कितना हो गया 11, बट्टा में 2 लिखा है। 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया 21 और बट्टा में 3 लिखा है। ये इससे आपका 5 बार कट गया और ये इससे आपका 7 बार कट गया। 5 7 35, 11 × 35 और 11 × 35 हो गया आपका 385। ये आपके सवाल का क्या आ गया जवाब, ठीक है। ये एक फेमस आंकड़ा है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। नहीं मतलब सबको नहीं, इस 10 तक के है ना, इसका ये 385 होता है। आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो। कई बार बेसिक लेवल की परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। पर ये तरीका तो आपको पता होना ही चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल सवाल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या है। अगर आपको दे रखा है 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस, अब इस तरह का कोई भी सवाल बने तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। आप कैसे लगाना वो बता देता हूँ अभी, देखो ध्यान से। ऐसे मुझे कह दिया 30 तक का वर्ग, ये अब देखो समान अंतर वाली श्रेणी तो है नहीं कि आप n की जगह 30 रखो और उत्तर निकालो। तो इसे समान अंतर वाली श्रेणी बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो। इस पद को ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 × 1 का वर्ग? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 का वर्ग? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इससे अगले पद को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 का वर्ग? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्या मैं अगले पद को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 4 का वर्ग? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। और ऐसे करते करते मैं लास्ट पद को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10 का वर्ग?
हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए लिखा है, परीक्षा में इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये रहेगा कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर हम सीधा लिखेंगे। अभी तक मैंने कोई स्पेशल बात नहीं बताई, नॉर्मल टुकड़े करके बताएं कि इसे 3 की टेबल के रूप में ऐसे लिख सकते हो, 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 3 चौ। अब यहाँ पर एक विशेष बात है, वो ध्यान से सुन लो, घातांक और करनी में सिखाई जाने वाली बात है। फिलहाल ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है ना 3 × 1 का वर्ग, तो इसका मतलब होता है 3 का वर्ग गुणा 1 का वर्ग। आप इसे ऐसे तोड़ के लिख सकते हो। अगर कहीं लिखा है जैसे कि आगे लिखा है 3 × 2 का पूर्ण वर्ग लिखा है, इसे आप लिख सकते हो 3 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग, ऐसे आप लिख सकते हो इसे। कहीं पे लिखा हुआ है 3 × 4 का वर्ग, मतलब कोई भी दो संख्याएं गुणा में लिखी हुई है और उनका वर्ग है, तो आप उन दोनों पर अलग अलग वर्ग लगाकर गुणा कर सकते हो, अलग अलग वर्ग लगाकर उनको गुणा कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है, ये उदाहरण ऐसा हुआ कि a और b का गुणा है और उसका अगर वर्ग लगा है, तो आप इसे a का वर्ग गुणा b का वर्ग लिख सकते हो। याद रखिएगा इस बात को, प्लस में नहीं कर सकते ऐसा काम, ऐसा नहीं है 3 प्लस, अगर ऐसा लिखा हो 3 + 1 का वर्ग, क्या सर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ऐसा नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, गुणा में लिख सकते हो आप, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब गुणा में लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है 3 का वर्ग गुणा 1 का वर्ग, 3 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग गुणा 4 का वर्ग, और 3 का गुणा वर्ग 10 का गुणा वर्ग। इस तरह से आप देखोगे 3 का वर्ग तो सब में कॉमन आ रहा है, परीक्षा में लिखी जाने वाली लाइन डायरेक्ट ही होगी, ये नहीं लिखोगे, ये तो समझाने के लिए। 3 का वर्ग तो सब में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करते करते लास्ट में बच जाएगा 10 का वर्ग। ये कहानी है। अब आपको पता है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 3, 10 तक के वर्ग का योग कितना होता है, 385 होता है। आगे लिखा है 3 का वर्ग कितना होता है, 9, बस तो उत्तर आ गया। 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 8 की 72 और 4 76, हासिल का 7, 9 तिया 27, 27 और 7 34। ये आपके सवाल का जवाब है। गुणा इधर उधर हो तो संभाल लेना। 9 पंजे 45, 4 9 8 की 72, 4 76, 7 9 तिया 27 और 7 34। ठीक है, तो ये काम भी आपको करना आना चाहिए। आई होप आपको सिंपली बात है समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए अगला सवाल है घनों के योग का। घनों के योग का, जैसे कि आपको कह दें प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ, मतलब 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे आपको कह दे कि प्रथम 10 का। क्या सर हमेशा 10 का ही कहेगा क्या, 20 का नहीं कह सकता क्या? लो इस बार 20 का कह दो, बस 20 का घन। कहते प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। अगर हिंदी में लिखा होगा, गणित की भाषा में लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। ये ऐसे लिखा रहेगा, अगर हिंदी में लिखा रहेगा, गणित में नहीं लिखा रहेगा। ठीक है सर, बात तो एक ही समझ में आ गई। घनों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, n × n + 1/2। याद है ये लिखा था थोड़ी देर पहले, हाँ सर सबसे पहले यही लिखा था। इसी को आपको n × n + 1/2 से गुणा कर देना है, n × n + 1/2 से गुणा कर देना, मतलब इसी को इसी से गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो इसको निकाल के इसका वर्ग कर दो, एक ही बात है ना, इसको इसी से गुणा करो या इसका वर्ग कर दो, एक ही बात है। तो ठीक है सर, करके देखिए फिर। 20 × 20 और 1 21/2, ठीक है, और सेम टू सेम 20 × 21/2, ठीक है। ये कितनी बार कट गया भैया, 10 बार कट गया, 10 बार कट गया तो कितना आ गया, 210। तो 210 × 210 और 210 × 210, 21 × 21 क्या होता है, 441,000। ये आपके सवाल का उत्तर आ चुका है। तो ऐसे आप करेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो ये था आपके आज का भाग, जिसमें आपने क्या सीखा कि आप प्राकृत संख्याओं का योग कैसे करते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने वर्गों के योग में सवाल देखा था, वैसे घनों के योग में भी सवाल देख सकते हो। क्या देख सकते हो, ध्यान से देखो, आपको ये सवाल देखने के लिए मिल सकता है 2 का घन, 4 का घन, 6 का घन, 8 का घन, ऐसे करके कह दिया कि 10 तक का घन, 20 तक का घन कह दिया। चलो, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या है, ये 2 × 1 का घन है, ये 2 × 2 का, 2 × 3 का, 2 का पड़ा चल रहा है। तो आप समझे 2 का घन तो सब में से कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल। पीछे यहाँ क्या बच जाएगा, 1 का घन, फिर 2 का घन, ऐसे करते करते लास्ट वाले में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 10 का घन। ठीक है सर,
तो हमें क्या करना है, 2 का घन तो हमें पता ही है कितना होता है, 8 होता है बिल्कुल। ये निकाल देना। ये कैसे निकालोगे, 10 तक का 10 × 11 बटा 2, तो वापस 10 × 11 बटा 2, 10, ये 5 बार कट जाएगा, 55, 55 × 55 कितना हो जाएगा, 5 × 30, 25, 30, 25 गुणा 8, 25 8 200, 25 8 200, 8 तिया 24। एक बार चेक कर लो, 5 8 40, हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 तिया 24, तो 24,200 क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। इस तरह से आपको इस तरह के सभी सवाल कर लेने हैं अगर परीक्षा में आता है। अब देखिए, अब हम सीखते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले तो एक सिंपल सा उदाहरण देखिए और उसमें आप इकाई का अंक बताइए मुझे कैसे ज्ञात करेंगे। या मैंने लिखी एक संख्या 4 2 3 1 प्लस हाँ, इकाई का अंक आप कैसे देखोगे, ध्यान से देखो, 4 3 2 1 प्लस 9 2 4 6। मैंने इन संख्याओं को जोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा हूँ। यूनिट डिजिट से मतलब होता है इकाई का अंक। बात को समझिएगा, अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो आगे थोड़ा सा आनंद आएगा, ठीक है। बाकी सब अभी सीखने वाले हो। आप इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़िए तो इकाई का अंक आ जाएगा, तो इकाई का अंक आ गया 7। बात समझ में आ गई कि आगे सर इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। लो थोड़ा फिर आगे बढ़ाई जाए सिंपल सी बात को, 26 × 22 प्लस 25। यहाँ इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आप पहले जोड़ नहीं सकते, पहले आपको गुणा करना पड़ेगा, आपको बोर्ड मास फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको पता है ना, बोर्ड मास के अनुसार ही चलना पड़ेगा अपने को। बोर्ड मास के अनुसार पहले गुणा करना होता है, इसलिए पहले गुणा करेंगे। चाहे अगर ये ऐसा लिखा होता ना कि 25 आगे लिखा होता 25 + 26 गुणा 22, तो भी सवाल वही होता। तो यूँ नहीं सर मैं पहले इसको जोड़ दूँ, पहले जोड़ लिखा हुआ है, नहीं, आपको बोर्ड मास का नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12, भाई गुणा है तो गुणा करोगे ना, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करो। 6 दूनी 12, यहाँ से इकाई का अंक 2 आएगा और यहाँ क्या लिखा है 5, तो 2 और 5 कितना हो गया 7, तो इसके इकाई का अंक कितना हो गया 7 हो गया। ये हमें ध्यान रखना है। सर बात समझ में आ गई, तो सिंपल सी बात है। लो फिर सिंपल सी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए सिंपल सी बात को, ठीक है ना। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं 1 प्लस, चलिए थोड़ा सा मैं सवाल को अच्छा कर देता हूँ, लीजिए 2021 गुणा 2022 गुणा ऐसे डॉट 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 करते 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 आ गया 2029 और मैंने कहा इकाई का अंक बताओ। अब भाई अगर सब संख्याएं गुणा ही हो रही है तो आप गुणा कर करके निकाल लोगे। अगर बाई चांस मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको देखो, पहले लिख देता हूँ 4 3 2 और 6, मैं कहता हूँ इकाई का अंक बताओ, तो आपको कैसा सिंपल है, 4 तिया 12, यहाँ से 2 आ गया, 2 दूनी 4, यहाँ से 4 आ गया, 4 छंग 24, यहाँ से 4 आ गया इकाई का अंक, ये इसका इकाई का अंक हो गया बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक बल्ब है जो आपके दिमाग में जलना चाहिए, जो आपको बात समझ में आनी चाहिए अगर आप परीक्षा में बैठे हो तो, और वो क्या है, देखो यहाँ कहीं ना कहीं पीछे 2 आ रहा है, आगे जाकर इसमें 2025 भी आएगा क्योंकि 2029 तक कंटिन्यू है, आगे जाके 2025 भी आएगा, तो 2025 आने का मतलब पीछे इसमें 5 भी आएगा, तो इसमें पीछे 2 भी है और इसमें 5 भी है, तो 2 और 5 गुणा होकर क्या हो जाएगा 10, 10 का मतलब पीछे आ गया 0, और एक बार पीछे 0 आ गया, एक बार पीछे भूत लग गया तो लग गया, एक बार पीछे 0 आ गया मतलब फिर आप कितनी बार गुणा करोगे तो पीछे 0 आएगा ही आएगा। उदाहरण देख लो, आपने 5 × 2 लिख दिया, आगे आपने कुछ भी संख्या लिख दी 3 4 7, 5 चौक 20, पीछे 0 आ गया तो 0 ही रहेगा, पीछे आप कितना ही गुणा करता जाओ पीछे क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर एक बार पीछे 2 आ गया और एक बार पीछे 5 आ गया तो 2 और 5 का गुणा होने से 2 पंजे 10, पीछे 0 आ गया। क्या सर मान लो इसमें 2 नहीं हो किसी में, अगर कोई ऐसा हो, ये तो बात समझ में आ गई, इसका इकाई का अंक तो समझ में आ गया, इसका आंसर समझ में आ गया, इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। क्या सर अगर ये ऐसा शुरू कर दे, कोई होशियार आदमी ऐसे शुरू कर दे 2023 2024 और ऐसे करते करते वो कहते भाई 2029 तक लिखा हुआ है और आप इकाई का अंक बताओ, कि इस बार तो सर पीछे 2 नहीं आया, अरे 2 नहीं आया तो क्या हुआ 4 आ गया, 4 आ गया
और यहाँ पीछे कहीं ना कहीं 2025 है ही, तो यहाँ से पीछे 5 आ गया, तो 4 × 5 कितना हो गया 20, तो पीछे क्या आ गया 0, इकाई-अंक 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कोई भी सम संख्या आ जाए, किसी के अंदर अगर कोई भी सम संख्या हो, सम संख्या कौन सी होती है, वही जिसका इकाई-अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 10 हो या 0 हो। इकाई का अंक अगर ये है सम संख्या, उसको अगर आप 5 से गुणा कर दोगे तो तुरंत प्रभाव से आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ये कार्य आपको इसमें होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है सर, ये बात हमारे को समझ में आ गई। ठीक है, चलिए एक ऐसी और बात है, उसको भी ध्यान से समझिए। अगर यहाँ लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, तो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमागत रूप से गुणा करना। 1 गुणा 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 से लेके 1 तक गुणा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो 4 फैक्टोरियल लिखा है, इकाई का अंक क्या होगा, 4 × 12 2, 2 दूनी 4, पीछे कितना आ गया 4, इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगर यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखा आ गया तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखा होगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 2 पंजे 10 आने से इकाई का अंक क्या आ गया 0। मैं इसका उत्तर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ इसका इकाई का अंक, क्योंकि हमारा टॉपिक इकाई का अंक चल रहा है। अब यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए घूम घूम के, जोर जोर से। अगर मैंने लिख दिया कि 24 फैक्टोरियल और इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक 0 होगा। क्या सर क्यों? अरे भाई, अगर आप 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को गुणा में लिख लेते हो, जब आपने 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा जैसे ही आपने 5 लिखा तो 2 और 5 का गुणा 10, पीछे 0 आ गया, बाद में तो 0 ही रहेगा। ये तो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का गुणा है। 24 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल मतलब 1 से 4 तक की संख्याओं का गुणा। 5 फैक्टोरियल क्रम गुणित कहते हैं इसको हिंदी में। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का गुणा। तो 24 फैक्टोरियल लिखा आ गया मतलब 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का गुणा। 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का गुणा करने पर ही 0 आ गया, तो आगे तो 0 ही रहना है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं घातों पर। जब घात लगी होती है तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो बात को ध्यान से सुनना। पहले एक स्पेशल सवाल कर रहा हूँ, 2 की घात 4 कह दो, इकाई का अंक बताओ। ठीक है, तो 2 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होगा, देखो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 होगा। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई, 4 बार गुणा करके देख लो। अब मैं इस 2 की जगह कुछ भी लिख दूँ, एक बड़ी सी संख्या लिख दूँ और ऊपर 4 लिख दिया, मैंने कहा इकाई का अंक बताओ। अरे भाई, इकाई का अंक ज्ञात करना है ना, इसका मतलब क्या पहले मुझे बताओ। इसका मतलब ये है सर, इस संख्या को आप 4 बार गुणा में लिखो, इसका मतलब यही है ना, इस संख्या को 4 बार गुणा में लिखो। लिख दिया, लो 4 बार गुणा में इस संख्या को। अब जब मैंने इस संख्या को 4 बार गुणा में लिखा तो इकाई का अंक बताने के लिए किसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 को 2 से, 2 से 2 से, तो मतलब 2 को ही तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे मतलब नहीं है अपने को। अगर अपने को इकाई का अंक ज्ञात करना है तो अपने को तो लास्ट संख्या ही देखनी पड़ेगी कि लास्ट संख्या क्या है, उस पर घात क्या है। अभी तक की बात समझ में आ गई। तो ऐसी कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई का अंक 2 हो और पीछे घात 4 लिखा हो तो इकाई का अंक 6 आएगा। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 हो और घात में लिखा हो 4 तो इकाई का अंक 6 आएगा। अब आप कहोगे सर आप 4 के ऊपर ही क्यों बात कर रहे हो, आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हो, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, या आप सीधा इस पर ही क्यों बात कर रहे हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ पावर साइकिल। क्या सर ये पावर साइकिल क्या है, तो वो भी सुन लो ध्यान से। पावर साइकिल क्या है, पावर साइकिल ये है कि घात 4 होने पर क्या होगा उसको समझ लो तुम बस। बाकी की कहानी अभी पूरी तुम्हारे सामने लिख दूंगा, इतनी सिंपल सी कहानी है, 5 मिनट समझ में आ जाएगी। आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा सर, पहली बात तो ये याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये याद रखनी पड़ेगी, दुनिया की कोई भी संख्या हो और जिसका इकाई का अंक 0 हो, उसके आप कुछ भी ऊपर घात लगाओगे ना तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। पहली बात। एक और नियम है, वो अलग से है। अगर किसी भी संख्या की घात 0, अगर संख्या कोई भी हो उसकी घात अगर 0 हो तो मान 1 होता है, याद रहना चाहिए। किसी भी संख्या की अगर घात 0, अरे इकाई का अंक 0 नहीं कह रहा हूँ, अगर घात ही 0 हो पूरी संख्या की, यहाँ उदाहरण से समझ लो, मैंने लिखा 205 और इसकी घात मैंने लिखी 0, तो इकाई इसका उत्तर 1 होगा, इकाई का अंक नहीं, इसका उत्तर ही 1 होगा। तो ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बीच में कहीं घुसेड़ सकते हैं आपको परेशान करने के लिए। कहा
कोई भी संख्या हो उसकी अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा, इकाई का अंक नहीं, उसका मान ही क्या होगा, 1 होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब किसी संख्या के पीछे अगर 0 लिखा है, उसके ऊपर कुछ भी घात लिखी हो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। और भाई पीछे अगर 0 आ गया तो उसको कितनी बार ही आप गुणा करो ना, इकाई का अंक 0 आना है। अगर किसी संख्या के ऊपर एक इकाई का अंक 1 है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, उसके ऊपर कितनी भी घात लिखी हो, n का मतलब कितनी बार लिख दो यहाँ पे, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप खुद सोचो, कोई मन में संख्या सोचो, 1 वाली 21, 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 कितनी बार लिखा हो, तो गुना तो आप 1 को करोगे ना, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर आप 5 के बारे में सोचो, 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। सोचो, आप मन से लिख के सोचो, देखो 5 × 5, 5 × 25 क्या आया, 5 आया। फिर आगे 5, 5 × 25 क्या आया, 5। फिर आगे 5 आया, 5 × 25, फिर आगे आया 5। आप कितनी बार 5 लिख दो ना, 5 × 5 25 ही आएगा, तो पीछे 5 ही आएगा। तो मतलब 5 की घात कुछ भी लिखी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 की घात कुछ भी लिखी हो, इकाई का अंक जो है 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए। और 6, इन 4 विशेष संख्याओं का तो ध्यान रखना है, इनके बारे में टेंशन नहीं लेनी, इकाई का अंक 6 ही होगा। 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही होगा। अब आपको एक बहुत बड़ी सी संख्या लिख दी गई यहाँ पे, इकाई का अंक क्या होगा, 6। अरे भाई अगर यहाँ इकाई का अंक 6 है, उसकी घात कितनी भी लिखी हुई हो, उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। उत्तर के इकाई का अंक, उत्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर का इकाई का अंक जो है, उत्तर का यूनिट डिजिट है, वो 6 ही होगा। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। ये तो है फिक्स रहने वाले चारों। और उसके बाद क्या हो, देखो ध्यान से, अगर 2 की घात 4 लिखते हो, इकाई का अंक 6 आएगा, याद रखना। 4 की घात 4 लिखते हो, इकाई का अंक 6 आएगा, 6 को तो याद रखने की जरूरत नहीं है। 8 की घात 4 लिखते हो, इकाई का अंक 6 आएगा। इनमें कुछ समानता दिख रही है क्या, 2 4 6 8, क्या है ये सम संख्या है। मतलब अगर घात अगर सम संख्या हो, किसके अलावा, सॉरी इकाई का अंक अगर सम संख्या हो, घात नहीं, घात कुछ भी हो सकती है, पर हम 4 घात की बात कर रहे हैं। इकाई का अंक यदि सम संख्या हो और घात अगर 4 हो, अब इस 4 को मैं संशोधित कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 4 हो चाहे 4 के पहाड़े वाली कुछ भी हो। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक संख्या लिखी आपके सामने और इसकी घात लिखी मैंने 4, मैंने कहा इकाई का अंक क्या होगा। आपने कहा सर अभी आपने बताया था, इनको तो देखना ही नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, अब इकाई का अंक देखो, देखा सर 4 की घात कितनी है भैया, 4 की घात 4 है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। अब मैंने कहा अगर यही सवाल ऐसे होता, इसका इकाई का अंक भी 6 आएगा सर। क्यों, क्योंकि आपने कहा था चाहे 4 हो या 4 के पाड़े वाला हो, यही पावर साइकिल है, यही पावर साइकिल है कि 4 हो या 4 के पाड़े वाला हो, तो इकाई का अंक पकड़ लेते हैं हम। घात जो है वो 4 हो या 4 के पहाड़े वाली हो, यहाँ चाहे घात 36 हो चाहे 4 हो, एक ही बात होगी, है तो 4 के पहाड़े वाली, बिल्कुल। तो 4 की घात 4 के पहाड़े वाली, इकाई का अंक क्या आने वाला है, 6। ये कहानी है, मैंने आपको सिखाई है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और सुनो बात को, ये 3 बात याद हुई कि नहीं हुई, देखो इस पर सवाल भी करवा दूंगा अभी खूब सारे। ठीक है सर, हो गई। 3 की घात अगर 4 है तो इकाई का अंक क्या आना है, 3 3 9 99 81, 1 आना है। 7 की घात 4 है तो इकाई का अंक क्या आना है, 1 आना है। और 9 की घात 4 है तो इकाई का अंक क्या आना है, 1 आना है। बस इतना याद रखना आप, ये बात भी आप समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से सुन लो क्या है। एक बड़ी सी संख्या लिखी हुई है लेकिन उसका इकाई का अंक 7 है और उसकी घात 4 है, तो उसका इसके उत्तर का इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं कहूँ यही 937 है, इसकी घात लिखी हुई है 24, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, अरे सर आपने कहा था ना 4 हो चाहे 4 के पहाड़े वाला हो, एक ही बात है। घात चाहे 4 हो चाहे 4 के पहाड़े वाली हो, एक ही बात है। ठीक है सर, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। इस बात को याद रखना है। 2 की घात 4, 4 की घात 4 या 8 की घात 4 होगा तो इकाई का अंक 6 आएगा। 3 की घात 4, 7 की घात 4 और 9 की घात 4 होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा। सर बात समझ में आ गई। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी यह है कि किसी सज्जन ने आपको कहा इसका इकाई का अंक बताओ, तो इसका इकाई का अंक बताना तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो सिर्फ ये एक संख्या लेनी पड़ेगी और घात वाले 2 लेने पड़ेंगे। सर घात वाले 2 क्यों लेने पड़ेंगे, अरे घात वाले 2 लोगे तभी तो पता चलेगा कि 4 से भाज्य है कि नहीं है, क्योंकि आपको याद नहीं है 4 की भाज्यता क्या सिखाई थी आपको, 4 की भाज्यता क्या सिखाई थी आपको, इकाई और दहाई के अंक से बनने वाली संख्या, ये संख्या देखते हो आप, यही तो 4 की भाज्यता में सिखाया था। हाँ सर बिल्कुल सिखाया था।
इसलिए क्या करना है, जब भी आपको इकाई-कांक ज्ञात करना है तो ये लास्ट संख्या लेनी है और घात में 2 ले लेने हैं, यहाँ से 2 संख्या यहाँ घात में ले लेनी है। 8 की घात 16 है, 8 की घात 16 हो चाहे 4 के पाड़े वाली हो, एक ही बात है भाई, 16 भी तो 4 के पाड़े वाला है, और 8 की घात 4 होती है तो इकाई-कांक क्या आता है, 6 आता है। अभी हमने सीखा था कि 2 की घात 4 हो या 4 के पहाड़े वाली हो, चाहे 4 की घात 4 हो या 4 के पहाड़े वाली हो, या 8 की घात 4 हो या 4 के पहाड़े वाली हो, इकाई-कांक क्या आएगा, इकाई-कांक 6 आएगा। अभी हमने सीखा है, ठीक है सर, वही मैंने लगाया है। 3 की घात 4 हो, 7 की घात 4 हो या 4 के पहाड़े वाली हो, या 9 की घात 4 के पहाड़े वाली हो, तो इकाई-कांक क्या आएगा, तो इकाई-कांक 1 आएगा, बिल्कुल। और 0 की घात कुछ भी हो, इकाई-कांक 0 ही आएगा। 1 की घात कुछ भी हो, इकाई-कांक 1 ही आएगा। 5 की घात कुछ भी हो, इकाई-कांक 5 ही आएगा। 6 की घात कुछ भी हो, इकाई-कांक 6 ही आएगा। ये हमने अभी ताज़ा सीखा है, ठीक है सर। इसके बेस पे परीक्षा में सवाल कैसे आ सकता है, 1-2 सवाल करके दिखा देता हूँ। लीजिए, कुछ तो मैंने आपको जानकारी दे दी पहले, अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कैसे सवाल आ सकता है। गुणा हो सकता है, प्लस हो सकता है, घबराना मत उससे तुम। ये लो, गुणा हो तो गुणा कर देना, प्लस हो तो प्लस कर देना। गुणा और प्लस पहले दोनों हो तो पहले गुणा वाले कर देना, फिर प्लस वाले कर देना। ऐसा तो आपको पता है ना कि कौन सी चीज़ पहले करनी है। हाँ सर पता है, आगे बढ़िए। 3 की घात 4 के पाड़े वाली है, ध्यान से देखो, क्योंकि आप इसे 3 की घात 20 बोलोगे तो 4 के पाड़े वाली, और 3 की घात 4 के पाड़े वाली तो इकाई-कांक 1 आता है, यहाँ से इकाई-कांक 1 आ गया। 6 की घात कुछ भी हो, इकाई-कांक 6 ही आएगा। 5 की घात कुछ भी हो, इकाई-कांक 5 ही आएगा। और इधर 2 है, 2 की घात 4 के पाड़े वाली है, देखो लास्ट में 64 लिखा है, 64 आता है, 16 चौक 64, 4 के पाड़े में 16 आता है, 64 आता है, 16 चौक 64, है ना। तो 2 की घात 4 के पाड़े वाले तो इकाई-कांक क्या आएगा, यहाँ से 6 आएगा। 1 से तो फर्क पड़ना नहीं, गुणा में 6 छंग 36 से 6 आ गया, और 6 पंजा 30 तो 0 आ गया। इसके इकाई-कांक क्या होगा, इसके इकाई-कांक 0 होगा। इतनी सिंपल सी बात थी, ये आपके सवाल का जवाब था। अब आप कहोगे सर ये तो आप 4 के पाड़े वाली ले रहे हो घात, या तो आपने ऐसा सवाल लिया जिसमें क्या है, कुछ भी घात लो 6 ही आएगा, कुछ भी घात लो 5 आएगा, और ये आप 4 के पाड़े वाली ले रहे हो। 4 के पाड़े वाली नहीं होती तो देखो नहीं होती तो क्या करना, अब ये पता चल गया ना, होती तो क्या करना, अब नहीं होती तो क्या करना, वो देख लो ध्यान से। ये लो, इस सवाल को कर लीजिए, पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। क्या सर आपने कहा था 3 की घात 4 के पाड़े वाली हो, तब तक तो मामला दिक्कत नहीं है। 3 की घात अगर 4 के पाड़े वाली हो कुछ भी, तो इकाई-कांक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 3 की घात यहाँ तो 21 है, 3 की घात यहाँ कितनी है, देखो बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेना। 3 की घात कितनी है, 21। क्या 21 क्यों है सर, 921 है ना। अरे मैंने सिखाया ना, 9 से तो कोई मतलब नहीं है, अपने को लास्ट की 2 संख्याएँ देखनी है घात की, बिल्कुल। यहाँ 3 की घात 21 है सर, 3 की घात 20 तक तो छोड़ दो, क्योंकि वो 4 के पाड़े वाली होती है, उसे भूल जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो 3 की घात 4 के पाड़े वाली तो 1 लिख दो सीधा सीधा, नहीं तो तुम इसको भूल जाओ। सर इसको भूल गए, पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 3 की घात 1, तो आप इसे लिख दो 3 की घात 1, और 3 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 3 हो गया। प्लस ध्यान से देखो 7 की घात कितनी है, 82। यहाँ देखो 7 की घात क्या है, 82। 82 में देखो 80 तो 4 के पाड़े में आएगा, 80 तक तो 4 का पाड़ा आएगा, ऊपर 2 तक नहीं आएगा, तो इसे आप लिख दो 7 की घात 2। क्या लिख दो, 7 की घात 2। और 7 की घात 2 से 7 की घात 3 से क्या आता है, वो तो आपको पता चल ही जाना चाहिए। जैसे 7 की घात 2 से क्या आएगा, 7 7 49, तो पीछे 9 आ गया। अपने को तो पीछे क्या आएगा उससे मतलब है, ये तो पता है ना कि 7 की घात 3 343 होता है, तो पीछे 3 आएगा। और नहीं पता हो तो 7 × 7 × 7 करके देखो, 7 7 49, 9 9 7 की 63, पीछे कितना आया, 3। तो इस तरह से आप 2 घात हो पीछे 3 घात हो तो ये काम कर लेना, ठीक है सर। अब हम गुणा करते हैं, 8 की घात 243। अब 243 मतलब हमारे काम तो 8 की घात 43 तक की कहानी है, बिल्कुल। इस 43 में भी 40 तक की कहानी तो हमारे काम की नहीं है, हमारे तो कहानी है 8 की घात 3। मैंने कहा ना 4 की घात तक तो छोड़ दो, 40 तक तो 4 की घात है, तो 4 के पहाड़े वाली संख्या है तब तक, सॉरी 4 की घात नहीं, 4 के पहाड़े वाली संख्या तक तो छोड़ दो।
4 के पहाड़े वाली संख्या कहाँ तक है? 40 तक है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर कितना है? ऊपर 3 है बस। तो इसे आप क्या लिखोगे? 4 की घात 3। तो 4 की घात 3 क्या होगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 की घात 3 क्या होता है? 64। अब मुझे बताओ पहले गुणा करोगे कि पहले जोड़ोगे? सर पहले गुणा करेंगे। तो 9 चौक 36, यहाँ से 6 आएगा और 6 में आप 3 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। तो इस सवाल के इकाई का अंक क्या होगा? इस सवाल के इकाई का अंक 9 होगा। ये कहानी है कुल मिलाकर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक फेमस सवाल है जो कई बार आ जाता है, तो आपको भी करा देता हूँ ताकि आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, उत्तर गलत नहीं करो। क्या है? ध्यान से देखो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपसे भिड़ जाएगा। इसका आपको इकाई का अंक बताना है। यहाँ आपको बताना 9 है और 9 की घात कितना है? 64। 9 की घात 64 का मतलब क्या हो गया? 9 की घात 4 के पहाड़े वाली, और 9 की घात 4 के पहाड़े वाली इकाई का अंक क्या आता है? 1। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आ गया? 1। ठीक है। और यहाँ 6 है, 6 की घात तो कुछ भी हो, 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो यहाँ से आ गया 6। अब 1 में से 6 गया तो अगर 5 लिखा जिस बच्चे ने, उसका उत्तर तो डायरेक्टली गलत हो गया। अब यहाँ तो एक कहानी दूसरी बन गई। लेकिन अब देखो यहाँ तो 5 उत्तर सही हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब मैं सवाल चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, और वो कॉन्सेप्ट है अपने, चलिए फ़िलहाल तो इसको समझ लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये था, इस 6 में से आपको ये 1 नहीं घटाना है, इस 1 में से 6 घटाना है। ध्यान रखना। क्या सर 1 में से 6 कैसे घटाएंगे? ये एक बड़ी सी संख्या है जिसके पीछे 1 है, ये एक यहाँ से उधार लेगा 11, 11 में से 6 गए तो 5 आ गया। तो ये इसका आंसर है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक और उदाहरण लेता हूँ, उससे समझ में आ जाएगी कहानी। मैं जो बताना क्या चाह रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। पाँच की घात तो कुछ भी हो। अब 2 की घात 21 है, 2 की घात 20 तक तो इकाई का अंक क्या आता है? कैसे 2 की घात 20 तक तो इकाई का अंक 6 आएगा, हमें पता है। 20 के ऊपर कितना बच गया? 2, 1, 2 की घात 1 से इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2। यहाँ 5 है, 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 5। तो 2 में से 5 घटाना है, 2 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब 2 में से 5 घटा के 3 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों? ये एक बड़ी सी संख्या है जिसके पीछे 2 है। बात समझे? ये एक बड़ी सी संख्या है जिसके पीछे 2 है, और एक छोटी संख्या है इससे जिसके पीछे 5 है। तो पीछे 2 वाली संख्या में से आप पीछे 5 वाली संख्या घटाओगे तो क्या आपका उत्तर 3 आएगा? नहीं सर, किसी भी हालत में नहीं आएगा। इस 5 में, इस 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये 2 यहाँ से उधार लेगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। बस ये बात मैं आपको फाइनली और बताना चाहता था। इस तरह की कहीं कंडीशन मिल जाए तो चूक मत जाना, बाकी आपने इकाई का अंक का हर सवाल आपके हल हो जाना है। a प्लस बी क्यू प्लस आर, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। अगर हमारे को एक संख्या दे रखी है, उदाहरण के लिए 25, और यहाँ मैंने दे दिया 32, बिल्कुल भाग दीजिए, सिंपल सा भाग आता है कि नहीं आता है? 5 छंग 30, 6 बार गया और शेषफल बच गया 2। ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को एक बात पता होगी, इसको भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है सर। इसको शेषफल कहते हैं, ये भी ज़्यादातर बच्चों को पता होगी। अब कंफ्यूज होते हैं इन दोनों के नाम में। इसका नाम है भाज्य और इसका नाम है भाजक। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए। कैसे? इसके पीछे क आता है और इसके पीछे ये आता है, तो पहले क आएगा बाद में ये आएगा, इसलिए पहले क, पहले ये पहले आया, भाजक क ये पहले, भाज्य ये बाद में आता है, तो ये बाद में आया। देखो बस इतना सा याद रख लो। कहने का मतलब भाजक जो यहाँ लिखा जाएगा, भाज्य जो यहाँ लिखा जाएगा। अब अगर आपको ये कहानी समझ में आई है तो इस कहानी में आपको एक और बात पता होगी, नहीं पता होगी तो सुन लो ध्यान से। आप अगर इसका और इसका गुणा करो और उसमें अगर आप ये जोड़ दो तो वापस संख्या आ जाएगी। 5 छंग 30 और 2 32। कहने का मतलब है अगर ये भाज्य लाना है, बात को ध्यान से सुनो, अगर ये भाज्य लाना है तो क्या कर सकते हो? सर ये भाज्य लाना है तो बहुत सिंपल बात है,
भाजक को भागफल से गुणा कर दो, भाजक गुणा भागफल कर दो, भाजक को क्या करो, भागफल से गुणा कर दो, और जो भी इनका गुणा आता है उसके अंदर शेषफल जोड़ दो, जो भी इनका गुणा आता है उसके अंदर आप क्या करो, शेषफल जोड़ दो, तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। बिल्कुल सर, तो ये एक नियम है। ये जो आपका भाज्य है इसको तो आप ए बोल दो, बिल्कुल, इसको आप क्यू बोल दो, क्यूसेंट, इसे आप बी बोल दो जिस संख्या से भाग दे रहे हो, इसे रिमाइंडर आर बोल दो। तो ए अगर अपने को वापस लाना है तो कैसे लाएंगे, बी और क्यू का गुणा करेंगे, उसमें आर जोड़ेंगे, ऐसे आया ये। यहाँ ए तो भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है, ये कहानी है। तो आप इस तरीके से इसे लिखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। किसी को नहीं याद है तो याद करो भैया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आप ये एग्जाम्पल दिमाग में डाल के याद करना, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो याद हो जाएगा। ठीक है, जनरली सवाल कैसा आ सकता है, देखो सवाल तो बहुत आ सकते हैं, लेकिन एक छोटे से सवाल की बात करूं कि ऐसा सवाल दे सकते हैं कि 1740 में से क्या घटाया जाए, ध्यान से सुनना, में से क्या घटाया जाए, 1740 में से क्या घटाया जाए कि यह 17 से भाज्य हो जाए, कि ये 17 से भाज्य हो जाए, ये कहानी है। इसमें से क्या घटाएं कि ये 17 से भाज्य हो जाए, तो ध्यान से देखो आप, ये आप 17 लिख दिया, बिल्कुल 17 लिख दिया सर, ये आपने 1740 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर, 17 एकम 17 गया, बिल्कुल, 4 उतारा, भाग गया नहीं, 0 लिखा, फिर आपने 0 उतारा, 17 गुणा 34, 34, पीछे क्या बच गया, 6। अगर आप ये 6 इसमें से घटा दो, पहले इसी संख्या में से, समझे, अगर आप ये 6 इसमें से घटा दो, बात को ध्यान से सुनो, घटा के देखो आप, अगर इस 6 को, शेषफल को आप इसमें से घटा दो, तो आप 1740 में अगर 6 घटा दो तो कितना बन जाएगा, 1734। अब 1734 को ध्यान से देखो, 17 और 34 मतलब ये 17 से भाज्य है, तो 17 से क्या हो जाएगा, भाज्य। तो जब भी लिखा हुआ है ना कि क्या घटाया जाए, हमेशा ध्यान में, दिमाग में आ जाना चाहिए आपके, जब भी सवाल पूछे ना क्या घटाया जाए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए क्या घटाया जाए, शेषफल घटाया जाए। क्या घटाया जाए, शेषफल घटाया जाए। क्या घटाया जाए, शेषफल घटाया जाए। अगर शेषफल को घटा देवें तो आपका उत्तर आ जाएगा। जब भी घटाया जाए की भाषा हो, इसी में अगर जोड़ा जाए की भाषा आ जाए तो भैया तो घटाया जाए, मैंने क्या कहा, जब पूछे इसमें से क्या घटाया जाए कि इससे भाज्य हो जाए, भाग देके देख लो शेषफल कितना है वो देख लो, शेषफल देखा 6, तो आप कह दो सर 6 घटाया जाए। इसी सवाल में कह दे, सेम सवाल आपको ऐसे करके दिखते दे देवे कि 1740 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ताकि 17 से भाज्य हो जाए। इस बार सवाल अलग है, क्या जोड़ा जाएगा सवाल है, तो ध्यान से देखो आप क्या लिखोगे, वही 1740, ठीक है, और आपको पता है कि शेषफल कितना आया, शेषफल 6 आया। अब देखो ध्यान से, आपका शेषफल कितना आया, शेषफल 6 आया। अब मैं जो कह रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, क्या जोड़ा जाए में क्या याद रखना आपको, क्या जोड़ा जाए, तो भाजक माइनस शेषफल जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, भाजक जो भी है उसमें से शेषफल को घटा दो, वो जोड़ो। सर भाजक कितना है, भाजक तो 17 है, 17 का भाग दिया, शेषफल कितना है 6, 17 में से 6 किया कितना हो गया 11, 11 जोड़ा जाए, तो 11 जोड़ के देखो आप इसमें, तो 11 जोड़ो आप इसमें, तो 1751 हो जाएगा। 1751 मतलब देखो 17 और 51 मतलब 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, 17 से भाज्य हो गया। तो कहे ना क्या घटाया जाए, तो शेषफल घटाया जाए, जो भी शेषफल आ रहा है उसको घटाया जाए। और कहे ना क्या जोड़ा जाए, क्या कहे, आपसे कहे कि क्या जोड़ा जाए, तो ध्यान रखना आप हमेशा भाजक में से शेषफल घटा देना, इसका और इसका अंतर देखना, ऐसे याद रखना। आप चाहो जैसे आप चाहो बल्ब लगा के देख लो, इन दोनों का अंतर देखना, आपको इन दोनों का अंतर देखना है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। या फिर आप कह सकते हो जो भाजक है उसमें से शेषफल घटा दूंगा, जो परिणाम आएगा वो जोड़ा जाएगा। इसमें क्या जोड़ा जाएगा, 11 जोड़ा जाएगा, तो ये याद रखना। घटाया जाए तो शेषफल घटाया जाए, जोड़ा जाए तो भाजक माइनस शेषफल को जोड़ा जाए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, एक बात बहुत नॉर्मल सी है
कि अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसमें शेषफल 0 हो तो उससे पूर्णतया भाज्य होगी। अगर शेषफल हो 0, क्या हो शेषफल 0। कैसे शेषफल 0 कैसे भाई, अगर मैं 1734 में ये 17 का भाग दूं तो आप पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल अगर पूरा हो तो संख्या पूर्णतया भाज्य होती है। ये वैसे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, अब वैसे तो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। यूँ तो देखो संख्या पत्ती बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर संख्या पत्ती को ध्यान से पढ़ा जाए ना, कैसे मेरे को तो संख्या पत्ती पूरा पढ़ना है ध्यान से, तो 15 घंटे का चैप्टर है कम से कम, ठीक है ना। लेकिन फिर वो बहुत ऊपर लेवल तक का चला जाएगा, अलग अलग एग्ज़ाम्स मतलब CGL CPO जो सब तरह के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। अभी मत कहना सर हाँ सबका पढ़ा दो, फिलहाल तो आप अपने एग्ज़ाम का पढ़ो। संख्या पूर्णतया भाज्य है, मतलब जब लिखा जाए ना संख्या पूर्णतया भाज्य है तो और कह दे इस कंडीशन में शेषफल क्या होगा, इस कंडीशन में शेषफल 0 होगा। तो जब शेषफल 0 होता है तो संख्या पूर्णतया भाज्य होती है। ये था A = BQ + R। अब कुछ सवाल है आपके सामने जिनको कल करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप जो मैंने बातें बताई है आपको सब बातें समझ में आई होगी, इन सब बातों को आपने ढंग से समझा होगा। बहुत देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अलावा मैं एक विशेष बात बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से रखिएगा। देखिए मैंने यूट्यूब के ऊपर, इसमें भी ऐड करा दूंगा आप बोलोगे तो, मैंने यूट्यूब पे 60 मिनट 60 ट्रिक्स सिखाई है। 60 मिनट 60 ट्रिक्स किसके अंदर, नंबर सिस्टम की 60 मिनट 60 ट्रिक्स सिखाई है। तो भाई अगर आपको नंबर सिस्टम को जानना हो, आप चाहते हो कि सर नंबर सिस्टम में अगर कोई चीज़ विस्तार से आ गई तो, अगर कोई ऐसा सवाल आ गया तो कि 0.27 के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये बार कैसे हटाएं, इसको आप लिखो कैसे, 27/99 लिखा जाएगा ये, ठीक है ना। काटोगे तब आप 3/11 लिखोगे आप इसको, ये बार कैसे हटाते हैं। इस तरह के भी कई सवाल हैं, मतलब ऐसे खूब सारे सवाल हैं। 60 मिनट 60 ट्रिक्स का मतलब मैंने कम से कम उसमें 25 टाइप के सवाल तो कराए ही होंगे। तो 60 मिनट में अगर आपके 25 टाइप के सवाल कवर हो रहे हैं तो वो भी आप पढ़ लेना। वैसे तो वैसा हर एक सवाल में धीरे धीरे भी करा सकता हूँ, लेकिन कहानी क्या है, अपनी परीक्षा में जो आने वाले प्रश्नों का वेटेज है ना वो नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करोगे तो, ठीक है ना, तो हम उस हिसाब से अपने एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ों को शेड्यूल करेंगे और उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज आपको यहाँ तक पढ़ना है, आगे की जो चीज़ें बच गई है वो मैं आपको इसकी अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।